हेलो एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी बदलती पृथ्वी यानी आवर चेंजिंग अर्थ। ये हमारी बदलती पृथ्वी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाइए, आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप इसको जाके देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो किन किन चीज़ों से बदलती है, जिसमें कुछ अंतर्जनिक बल थे, कुछ बहिर्जनिक बल थे, जिनके द्वारा पृथ्वी के अंदर के जो बल है और जो पृथ्वी के बाहर जो बल है उनके द्वारा हमारी जो पृथ्वी है वो चेंज हो रही है। इसमें हम ज्वालामुखी और जो भूकंप है उनको हम पढ़ चुके हैं। अब हम वो पढ़ेंगे जो बहिर्जनिक बलों द्वारा पृथ्वी हमारी चेंज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है अपक्षय का यानी वेदरिंग का। तो वेदरिंग क्या होती है? देखिए, वेदरिंग का मतलब ये है किसी चट्टान का टूट जाना, वो होती है वेदरिंग। यानी जब कोई चट्टान या फिर कोई रॉक अपने स्थान पे ही रहकर जब वो टूट जाती है किसी कारण द्वारा, तो हम उसे अपक्षय यानी वेदरिंग बोलते हैं। इसका परिवहन नहीं होगा, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे, ये सिर्फ टूट जाएंगे, इसे हम बोलेंगे अपक्षय। इसमें भौतिक अपक्षय होते हैं, रासायनिक अपक्षय होते हैं और जैविक अपक्षय। भौतिक यानी किसी दाब द्वारा टूट जाए तो भौतिक अपक्षय। रासायनिक यानी कि जब अम्लीय एसिड होती है, जब अम्लीय जो एसिड रेन होती है उसके द्वारा या फिर ज्यादा बारिश के द्वारा जब रासायनिक रूप से कुछ चीज टूटती है उसे हम बोलते हैं रासायनिक अपक्षय। या फिर किसी जैविक द्वारा जब अपक्षय होता है उसे बोलते हैं जैविक अपक्षय। उसके बाद जहां से नदियां निकलती हैं उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र, यानी जहां से नदियां निकल रही है उसको बोलते हैं उद्गम स्थल। और जहां पे जाके नदियां अपनी पानी जाके समुद्र में या फिर कहीं पे गिरा देती हैं उसको हम बोलते हैं मुहाना। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? वेदरिंग होगी। वेदरिंग यानी कि अपक्षय होगा, यानी चट्टानें टूटेंगी। और जब नदियां पहाड़ों से निकलेंगी तो जब वो आएंगी रास्ते में तो वो क्या करती हैं, जो उनका तट होता है उसको घिसते हुए आती हैं। जो उनका समतल होता है नीचे का, यानी जो तली होती है उसको भी घिसते हुए आती हैं, रगड़ते हुए आती हैं। जो वहां से वो मट्टी निकलती है जो घिसती हैं उसे हम बोलते हैं अपर्दन। जैसा कि आपने कभी गांव में देखा होगा कि जब पानी जाता है हमारे खेतों में किसी नाले द्वारा, तो आपने देखा होगा कि साथ साथ में मट्टियां भी यहाँ से उखड़ उखड़ के साथ में चली आती हैं। उसी को हम अपर्दन बोलते हैं। उसके बाद जो ये मट्टियां जाके नदियां कहीं पे बहा देती हैं, यानी कहीं पे जाके इसको छोड़ देती हैं, इकट्ठा कर रख देती हैं, उसी को हम बोलते हैं निक्षेपण यानी डिपोजिशन। जैसा कि आपने अभी देखा, जो अपक्षय और अपरदन है ये दो ऐसे प्रक्रम है जो हमारी भूमि को लगातार विघटित करते रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है, ये हम जान चुके हैं, अभी हमने आपको बताया था ऊपर। भूदृश्य पर जल यानी पानी, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, जो कि हमने अभी पानी वाला देखा। उसके बाद वायु जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। पानी और जो वायु है किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और जहां पे उसको ले जाके छोड़ देते हैं उसी को हम बोलते हैं निक्षेपित। ठीक है। तो अपरदन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल में विभिन्न प्राकृतियों प्राकृतिक आकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है। स्थल आकृतियों क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि नदी द्वारा किस प्रकार से पृथ्वी का क्या होता है, चेंज होता है, जिसमें हम अपक्षय यानी वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन पढ़ चुके हैं। देखिए, जो नदियां होती हैं उसकी तीन अवस्था होती हैं: युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवा अवस्था में नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और बहुत ही तेज होती हैं, और इसमें ये क्या करती हैं? सिर्फ अपरदन करती हैं। उसके बाद वो आती हैं प्रौढ़ावस्था में, यानी जोन 2 में। इसमें वो पहाड़ों से हटके
मैदानी एरिया में आ जाती हैं। उसके बाद वो यहाँ पे अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करती हैं, यानी अपर्दन भी कर रही है, निक्षेपण भी कर रही है, यानी घिसावट करके जब मिट्टी लेके भी जा रही है और उसको छोड़ते भी जा रही है। उसके बाद आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है, जिनका भाव होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ये अपर्दन तो नहीं कर पाती लेकिन सारा क्या करती हैं, निक्षेपण कर देती हैं। तो ये होती है तीन अवस्थाएं, युवा, प्रौढ़ा और वृद्धा। उसके बाद ये वी आकार की एक घाटी बनाती हैं, यानी कुछ इस आकार की घाटी, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, जहां से ये नदी निकलती है, इसी को बोलते हैं वी आकार की घाटी। जब ये वी आकार की घाटी थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है तो हम इसे बोलते हैं गार्ज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गार्ज। जब ये गार्ज थोड़ा और गहरा और बहुत चौड़ा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कैन। पूरे वर्ल्ड का सबसे जो गहरा जो कैनियन है वो है ग्रांड कैनियन, जो आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, कोरोडोन नदी के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं वाटरफॉल का। वाटरफॉल मतलब क्या होता है, जलप्रपात यानी झरना। देखिए, जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, किसी पहाड़ी से आ रहा है और नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसको बोलते हैं झरना यानी जलप्रपात। और जब जहाँ पे पानी गिरेगा, जिस स्थान पे, वहां पे गड्ढा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी पानी डालते हैं लगातार बहुत तेजी से, तो वहां पे एक गड्ढा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अवनमन कुंड। देखिए, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश के एक छोटी सी जगह में है, उसको हम बोलते हैं वेंजल जलप्रपात। जो वेंजल वाटरफॉल है वो कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ। कुछ अन्य जलप्रपात भी हैं जो आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेंगे, कनाडा में देखने को मिलेंगे, तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे नंबर वन पे है वो कौन सा है, साउथ अमेरिका में है, वेनेजुएला में है। इसको थोड़ा सा हम अगर इसको जूम करते हैं तो ये है वेनेजुएला का मैप, और ये वेनेजुएला के आपको कहाँ पे मिलेगा, ईस्ट साइड में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं एस आकार की घाटी यानी विसर्प। देखिए, जब नदियां पहाड़ी एरिया से हटके जब मैदानी एरिया में आती हैं तो वहां पे जो भी उनको जगह मिलती है, उसमें जो पहाड़ी एरिया होता है उनको वो छोड़ देते हैं। बाकी एरिया जो घिसने लायक होता है यानी रास्ता बनने लायक होता है, वहां से रास्ता बनाते हैं। उसके बाद क्योंकि उनकी जो आने जाने की वो होती है, यानी उनके जो पानी का भाव होता है वो कम होता है, इसीलिए वो कुछ ऐस इस आकार की आकृति द्वारा अपने आप को भाव करते हैं। तो ये आपको ऐसा आकार की दिखाई दे रही है, जैसे कि ये है ऐसा आकार की घाटी, इसी को हम विसर्प बोलते हैं। ये मैदानी एरिया में होता है। उसके बाद मान लेते हैं कि नदियां अभी इस आकार पे चल रही, लेकिन कुछ साल बाद, 10 साल 20 साल बाद क्या होगा कि नदियां क्या करेंगी कि इस एरिया पे निक्षेपण कर देंगे और इस एरिया पे भी क्या कर देंगे, निक्षेपण कर देंगे। तो नदियां कुछ यहाँ से आएंगी ऐसे, और यहीं से क्या होंगी, ऐसे चलने लगेंगी। तो जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये एक झील बन जाएगी। इस झील को हम बोलते हैं गोखुर झील या फिर परितत्व झील। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एरिया बच गया है फालतू अलग सा, जिसको बोलते हैं गोखुर झील। उसके बाद बात करते हैं तटबंध की। तटबंध का मतलब होता है जब नदियां बह रही हैं और प्राकृतिक रूप से जब मिट्टी को जमाव करती हैं यहाँ पे इस एरिया में, उससे बन जाएगा तटबंध। इसमें आप देख पा रहे हैं फोटो में, ये लोगों ने बना रखा है, लेकिन जब नदी नदी खुद बनाएंगी इन चीजों को, उसको बोलेंगे तटबंध। ये भी तटबंध है एक तरह का। फिर बात करते हैं वितरिका क्या होती है और डेल्टा क्या होते हैं। देखिए, वितरिका का मतलब है, मान लेते हैं कि ये नदी चल रही है और नदी ने अपने आप को 4-5 भागों में या फिर बहुत सारे भागों में बांट लिया। तो जो भी भाग है, जो भी इन्होंने अपने आप को बांटा है वो है वितरिका। और बीच में किस चीज से बांटा होगा, तो बीच में इन्होंने क्या किया होगा, निक्षेपण किया होगा, जिससे इनका बंटवारा हुआ होगा। उस निक्षेपण को ही हम डेल्टा बोलते हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा, जो आपको इंडिया और बांग्लादेश के साउथ में देखने को मिलेगा। यानी
बांग्लादेश के जस्ट ऊपर, ये है इंडिया। आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा सुपर सुंदरबन डेल्टा। देखिए, एक होता है एस्चुरी, एक होता है डेल्टा। एस्चुरी को हम मुहाना भी बोलते हैं। देखिए, डेल्टा का मतलब क्या है, जब नदियां, जो भी गाद है, जो भी निक्षेपण वाली चीजें हैं, वो लाके कहीं पे इकट्ठा कर दें, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा। लेकिन जब नदियां कहीं पर भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, यानी जो भी गाद है, जो भी कूड़ा करकट है, वो सीधे लाके वो समुद्र के अंदर ही छोड़ देती हैं, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है खुली हुई, इसको हम बोलते हैं एस्चुरी। ये हमने देखे कि नदी द्वारा कैसे कैसे चीजें बनती हैं और कैसे कैसे हमारी पृथ्वी चेंज होती है। उसके बाद बात करते हैं समुद्री तरंग के कार्य। देखिए, जो समुद्र है, समुद्र के अंदर बहुत सारी तरंगे उठती रहती हैं, जिससे मान लेते हैं कि तट है, और जब ये समुद्र की लहरें इस पे पड़ेंगी और बार बार पड़ती रहेंगी, तो इससे भी यहाँ पे क्या होगा, कुछ आकृति बनेंगी। उस आकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आकृति चेंज होती रहती है क्योंकि लहरें चलती रहती हैं, और ये जो तट है ये चेंज होता रहता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समुद्री गुफा की। समुद्री गुफा से पहले हम पढ़ लेते हैं कि गुफा क्या होती है। देखिए, गुफा का मतलब ये हैगा कि कोई ऐसी चीज जहां से आप घुसेंगे अंदर, और आपको बाद में कोई लास्ट में क्या होगा, ये बंद आपको देखने को मिलेगा, यानी ये आर पार नहीं कर सकते आप उसे। ठीक है, ये आपको बंद होगा ये। ठीक है, इसे हम बोलेंगे गुफा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नदी के समुद्र में एक गुफा बनी हुई है, जो समुद्री लहरों से बनी हुई है। ठीक है, ये है गुफा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है गुफा, समुद्री गुफा। उसके बाद बात करते हैं तटीय मेहराब की। देखिए, जब गुफा तो ये हो गई, मेहराब क्या होता है कि सिर्फ आपको ऊपर एक छत देखने को मिले और उस चीज को हम पार कर सके। ठीक है, वो होता है तटीय मेहराब, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जब तटीय मेहराब, यानी जो तटीय मेहराब हैगा, अगर ये यहाँ से भी क्या हो जाए, इसका भी यहाँ से अपर्दन हो जाए, तो जो ये आकृति आपको देखने को मिलेगी, इसी को हम बोलते हैं स्टैक। जैसे कि ये स्टैक है, ये भी यहाँ पे स्टैक है, और यहाँ पे ये भी स्टैक है। ठीक है, अगर ये एरिया यहाँ से हट जाएगा, ये वाला, तो ये एरिया बचेगा, हम इसको बोलेंगे स्टैक। उसके बाद बात करते हैं समुद्री भृगु का। समुद्री भृगु मतलब ये होता है जब समुद्री लहरों द्वारा कोई भी तट एकदम सीधी अवस्था में हो जाता है और ठोस हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं समुद्री भृगु। अब हिमनद से क्या कर रहे हैं, देखिए, जो हिमनद होता क्या है, हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। ठीक है, हिमानी अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित करती है। ठीक है, और जो गुलासमी मिट्टी होती है या फिर जो पत्थर होते हैं, वो भूतल से क्या करते हैं, अपर्दन करते हैं। उसके बाद हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण कर देते हैं, और जब गहरे गर्तों का निर्माण होगा, तो पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। जब पानी गलेगा, सब जब बर्फ गलेगी तो पानी के अंदर भर जाएगा, तो एक तरह की झील देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, सुंदर झील। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल यानी चट्टान, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपित हिमनद हिमोड़ कहलाते हैं। जैसे कि सिंपल कोई नदी होगी, तो वो जो भी गाद वगैरह लेके आती है और किसी भूमि पर डाल देती है, उसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। वैसे ही जब नदियाँ, बर्फ की नदियाँ, यानी बर्फ की जो नदियाँ होती हैं, वो कुछ माल लेके आती हैं अपने साथ, मलबा लेके आती हैं, उसको बोलते हैं हिमोड़। जैसे जलोढ़ था वैसे हिमोड़। उसके बाद है पवन के कार्य। अब पवन ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है आपको, चलती है, तो वो मिलती है आपको रेगिस्तानी एरिया। यहाँ पे जो पवनें चलती हैं बहुत तेज चलती हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म एरिया होता है। जैसे जैसे ये गर्म होगा, गर्म होने पे क्या होता है, जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो फैलती है। फैलेगी तो ये ऊपर की ओर जाएगी,
और जो यहाँ का एरिया है वो खाली हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो कम हो जाएंगी। जब हवाएं कम होंगी तो चारों ओर से इस जगह को भरने के लिए हवा चलेंगी, इसलिए रेगिस्तानी एरिया में बहुत तेज हवा चलती है। और जब हवा चलेगी तो साथ में क्या होगा कि जो ये रेती आपको दिखाई दे रही है, रेत के छोटे छोटे कण इसके साथ में हवा के साथ में बहेंगे। अगर बीच में कहीं पर भी इनको कोई चट्टान मिल जाता है तो उसके ऊपर ही घर्षण करते हैं, जिसके द्वारा कई आकृति बनती हैं। इससे भी हमारी पृथ्वी की जो आकृति है परिवर्तित होती रहती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई चट्टान है, ठीक है, और जो इसकी ऊपरी एरिया है वो बहुत ठोस है, और जो इसका साइड वाला एरिया है वो कैसा है, वो है थोड़ा सा कम ठोस। उसके बाद जब हवाएं चलेंगी तो जो ये एरिया है कम ठोस है, ये इसको कर देंगे क्या, अपर्दन। तो वो कुछ कुछ इस आकृति का आपको देखने को मिलेगा रेगिस्तानी एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं छत्रक सैल। ठीक है, ये है छत्रक सैल। उसके बाद पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान पे दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवन को बहाव जब पवन का बहाव क्या होता है, रुक जाता है, तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना लेती हैं। और ये पहाड़ी कैसी होती हैं, ज्यादा ठोस अवस्था की नहीं होती, क्योंकि रेत से बनी होती हैं। इसीलिए कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसको हम बालू टिब्बा बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कण जो होते हैं ना रेत के, उससे जम के बने होते हैं ये पहाड़ी। उसके बाद जब पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहते हैं। जब बड़ी मात्रा में जो धूल के कण होंगे वो निक्षेपित हो जाएंगे और बहुत ठोस अवस्था में हो जाएंगे, तो उससे हम बोलेंगे लोयस। सबसे बड़ा लोयस आपको चीन में देखने को मिलता है। कहाँ पे, चीन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी वीडियो पे, किसी भी टॉपिक पे अगर हम वीडियो बनाएं तो हम ज़रूर बनाएंगे। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।